A very good morning to all. Today date is 18th June. Class 9th, subject is history, and we are discussing the first chapter, the French Revolution. In our previous video, we have discussed about the revolution and the everyday life. We see how the people revolt against price rise, monarchy system. At last we see that conservatives also support the national movement and they unified the various nation. And now we move towards the conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। यानी कि 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो फ्रांस के राजा बनते हैं। और इसी समय एक इम्पॉर्टेंट वर्क और होता है। 1804 में ही नेपोलियन के द्वारा सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड क्या है, इसको आप 10th क्लास में समझिएगा, इतना ही ज़रूरी है केवल आपके लिए जानना कि 1802 डेट सेम है। 1804 में ही जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो फ्रांस के राजा बने और उसी समय उन्होंने जो है नेपोलियनिक कोड भी इंट्रोड्यूस करवाया। ही सेंट आउट टू कॉन्क्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, disposing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. After the victory of France, he sent his troops in the neighboring countries कि जब उसने फ्रांस के ऊपर अपनी विजय पा ली तो उसने फॉलोअर्स को कहाँ भेजा, नेबरिंग कंट्रीज़ में भेजा। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज किसके लिए, अपनी जो डायनेस्टीज थी उनको विभिन्न पार्ट में विभिन्न कंट्रीज़ में इम्पोज करने के लिए। और उसमें भी अधिकांश कौन थे, उनके खुद की फैमिली मेंबर्स थे। नेपोलियन saw his rule a modernize of Europe. नेपोलियन बोनापार्ट saw a vision टू मॉडर्नाइज द यूरोप। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सपना देखा था कि वो क्या करेंगे कि यूरोप को मॉडर्नाइज करेंगे, नवीनीकृत करेंगे। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, ही मेक्स मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कई लॉज बनाए, उनमें से एक लॉ जो आपका लॉ था वो था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो व्यक्तिगत संपत्ति उसकी रक्षा। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, और वेट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक निश्चित पैमाना उन्होंने स्थापित किया। एंड मीजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, और कुछ मीजर्स भी उन्होंने प्रोवाइडेड करवाए डेसिमल सिस्टम के। जैसे हम जान लें कि जो वेट का मेजरमेंट सिस्टम था वो क्या था और क्या क्या थे। जब नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया उससे पहले फ्रांस में जो करेंसीज थी, यानी कि एटलीस्ट 38 और 39 करेंसीज थी, और जो मेजरमेंट का स्केल था वो भी अलग अलग था। जैसे कि इस समय हम देखते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 g होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, फिक्स है, सभी जगह यही होगा, चाहे हम झांसी जाएं और चाहे ग्वालियर चले जाएं और चाहे भोपाल चले जाएं, एक ही पैमाना जो है निश्चित किया गया है। लेकिन उस समय कुछ अलग था फ्रांस में, कैसे कि मान लीजिए आज झांसी में है तो 1 जो किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम हो रहे हैं। उसके आफ्टर हम जब ग्वालियर पहुंचते हैं तो हो सकता है कि 1 किलोग्राम में केवल 900 ग्राम ही बचें, और उसके अलावा और कहीं पहुंच रहे तो हो सकता है 1 किलोग्राम में आपका
और भी कम हो जाए या और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, है ना। तो इस तरीके से जो वेटिंग स्केल था वो अलग अलग था, मेज़रमेंट के पैमाने भी अलग अलग थे। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बने फ्रांस के 1804 में, तो उन्होंने कई चेंजेस किए। उनमें से चेंजेस कुछ ये थे कि सबसे पहले तो उन्होंने जो वेटिंग स्केल थे उसको फिक्स किया, एक राइट दिया, राइट टू सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. प्रारंभ में in the beginning, people saw that Napoleon is doing some important work for them, कि काफ़ी अच्छे काम कर रहा है उनके लिए, और किए भी। तो शुरुआत में लोगों को क्या लगा कि वो कौन है, एज अ लिबरेटर, ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, यानी कि वो लिबरेटर का वर्क कर रहा है जो कि हमें क्या करवाएगा, लोगों को फ्रीडम देगा। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट धीरे धीरे क्या देखा गया कि जो नेपोलियन की आर्मी है वो दूसरे देशों को अपने साथ में कैप्चर कर रही है, और उनका क्या कौन सा रूप सामने आ रहा है, ब्रूटल, काफ़ी भयानक चेहरा उनका सामने आ रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि इन द बिगनिंग दे वर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर ऑफ फ्रीडम। उन्हें एक स्वतंत्रता का दूत माना गया प्रारंभ में, लेकिन बाद में हम देखेंगे क्या कि नेपोलियन भी क्या वर्क करते हैं, एक डिक्टेटर बन जाते हैं, डेमोक्रेसी स्थापित करने वाले थे, बट धीरे धीरे इनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं कि एक डिक्टेटर के तरीके वर्क करने लगते हैं। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। जब इस तरीके से नेपोलियन ने वर्क करने शुरू कर दिए, तो उस समय के जो स्ट्रॉन्ग पावर था, स्ट्रॉन्ग पावर में ऑस्ट्रेलिया है, पर्शिया है, और तो इस तरीके से कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने देखा कि इसका पावर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने नेपोलियन के पावर को चेक करने के बारे में सोचा, उन्हें रोकने के बारे में सोचा, और एट लास्ट ये लोग यूनिफाइड हो गए। और यूनिफाइड होने के बाद इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। और बैटल में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं बैटल ऑफ वाटरलू में, तो उन्हें पकड़ के सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया जाता है। इनको जब सेंट हेलेना आइलैंड भेजा जाता है तो 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। Many of his measures that carried the revolutionary ideals of liberty and modern laws to the parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. अगर बात करें many of his measures, जो कि उसके द्वारा कुछ measures स्टेबल किए गए थे, कुछ रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसमें लिबर्टी का था, मॉडर्नाइज लॉज का आइडिया था, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड अ इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। यानी कि इस सब चीज़ों का इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर तब भी देखा जाता रहा जब नेपोलियन हार गया, चला गया। उसके काफ़ी समय तक लोगों ने जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था उसको अनुभव किया, फील करते रहे कि कुछ तो अच्छा किया और कुछ बुरा किया। ऐसा कह सकते हैं एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सेम ईयर कि नेपोलियन बोनापार्ट्स में कुछ वर्चूज थे और कुछ वाइसेस भी थी। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता का विचार था, डेमोक्रेटिक राइट्स का जो विचार था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे प्रमुख पार्ट था। आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द इम्पॉर्टेंट point of French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during 19th century. और ये जो आइडिया था ये 19th सेंचुरी में पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रांस से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 पूरे यूरोप में फैल गया। एक रेवोल्यूशनरी हुए हैं ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लास 10th में जब हम फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का
डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जो कि ड्यूक मेटरनिक के द्वारा कहा गया कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब, फिर से सुनिए, व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस को जुकाम होता है, यानी फ्रांस को अगर हल्की सी छींक भी आती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप पे देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे मीन्स ये है कि अगर फ्रांस में हल्की सी भी कोई सी भी घटना होती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप पे देखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया था वो 19वीं सेंचुरी तक पूरे के पूरे यूरोप में फैल चुका था। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबोलिस्ड, और जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जगीरदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी, वर एबोलिस्ड, उसको भी समाप्त कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Rai are two examples of individuals who responded to the ideas of coming from revolutionary France. और जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया, और उसी के साथ में जो एक स्लैब ट्रेड चल रहा था और इसके अलावा जो एक बॉन्डेज लेबर का सिस्टम चल रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। स्लैब ट्रेड और जो बॉन्डेज लेबर क्या था कि मतलब लोगों का अगर कोई किसी के पैसे नहीं दे पा रहा, उसके पास ड्यूज ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता था, उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता। इसके अलावा कुछ जो लोग थे, हमने देखा भी है कि उस समय जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी वहाँ पे जॉब्स कम थी और जॉब्स को मांगने वाले ज़्यादा थे, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था। तो क्या करते थे लोग, लोगों को ले जाके उनको ल्यूरेशन दे के उन्हें लुभाते थे कि आप वहाँ पे चलो, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, ये मिलेगा। इस तरीके से लोगों को ले जाते थे और वहाँ पे उन्हें प्लांटेशन जो फील्ड थी उनसे बॉन्डेज लेबर के तरीके वर्क करवाते थे। बॉन्डेज लेबर क्या होता था कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे कैद कर दिया जाएगा, उसी जगह पे आप वर्क करना, वर्क तो ठीक है, और उसके साथ में आपको प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलती थी उनको, और कई कंडीशंस थी, यानी वर्किंग आवर काफ़ी थे, सोने को भी नहीं मिलता था, काफ़ी कंजस्टेड एरिया में रहना पड़ता, तो इससे लोग काफ़ी परेशान थे। तो ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है। और टीपू सुल्तान और राम मोहन राय ये 2 इंडियंस थे जिन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशन से काफ़ी कुछ प्रेरणा ली, काफ़ी कुछ सीखा। तो ये आपका जो लेसन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट हैज़ बीन फिनिश्ड टुडे। So we see the quick recap of this lesson. Lesson is started from 14 July 1789, which is an important date in history. This was the date when the French Revolution occurred. Here is the picture which shows that the Bastille was burning. बास्तिल जल रहा था। बास्तिल क्या था? बास्तिल was a prison. Louis XVI was the king of France during the French Revolution. Louis XVI belonged to the Bourbon dynasty. His wife was Marie Antoinette. At that time, during the French Revolution, the French society was divided into 3 states: first state, second state, and the third state. In first state, clergy pupils belongs, and in the second state, the nobles, and the third state for the common people, in which lawyers, teachers, artisans. And the most important thing is here that 2 states, first and the second state, did not pay any taxes. ये दोनों जो स्टेट्स थे, फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट, आर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, ये टैक्सेस से फ्री थे। दैट ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। द टैक्सेस दैट वर पेड दैट टाइम वर द
टीथे एंड टेले, टीथे एंड टेले। After that we see that some symbols are given in your book, broken chain and a ring, biting snake, a triangular shaped eye। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक पे बनाने होंगे और उन्हें लाइन भी करना होगा कि कौन सा सिंबल क्या शो कर रहा है। इसके आफ्टर हमने लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा। इसके आफ्टर आया था राइन ऑफ टेरर। तो जो 1793 से 1794 के बीच का पीरियड था, जिसको उस समय गवर्न किया जा रहा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा, और इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसमें क्या था कि जो भी व्यक्ति उस समय की गवर्नमेंट के बारे में अगर कुछ भी गलत बोलेगा तो उसे गुलिटाइन कर दिया जाता था। गुलिटाइन क्या था? एक स्टिक टाइप की होती थी या एक आपका लकड़ी का तख्ता होता था, उसमें 2 साइड्स होती थी और उसके सेंटर में एक ब्लेड लगी रहती थी जिस पे जो व्यक्ति है उसके सर को रख के उसको बिहेडेड कर दिया जाता था। ये था आपका गुलिटाइन। और जैसा कि रॉबेस्पियर ने दूसरे लोगों के साथ में किया था, सेम उसके साथ में ही हैपन हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ये भी देखा कि क्या फ्रांस में महिलाओं ने भी आंदोलन किया। तो हाँ, हमने देखा कि वुमेन्स ने भी रेवोल्यूशन किया और काफ़ी लंबा रेवोल्यूशन किया। उन्होंने भी अपनी डिमांड्स को रखा। हमने देखा कि इस समय जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में लोगों को डिवाइड करके रखा गया था। जिन लोगों को वोटिंग का राइट था, किन लोगों को वोटिंग का राइट था? जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो टैक्स पे करते थे वो एक्टिव सिटीजन्स में आते थे, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो टैक्स नहीं देते थे, वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे। तो वुमेन्स भी किस में आ रही थी? पैसिव सिटीजन्स में आ रही थी। तो उन्होंने भी डिमांड की कि हमें भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी लंबी संघर्ष के बाद 1946 में महिलाओं को भी फ्रांस में वोटिंग का राइट मिला। हमने एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में भी पढ़ा कि उस समय स्लैब ट्रेड चलता था। इंडिगो, तम्बाकू, टी, इन सारे प्लांटेशन में वर्क करने के लिए पीपल्स की ज़रूरत होती थी। तो इसके लिए एक व्यापार चला जिसको स्लैब ट्रेड कहते थे। एक लोगों को बेच दिया जाता था जबरन और उससे काम करवाया जाता था। फिर इसके बाद एक डायरेक्टरी बनी। उस डायरेक्टरी में रूल पास हुआ कि किसी को भी जो है गुलाम नहीं बनाया जाएगा और जितनी भी स्लैब्स हैं उनको फ्री कर दिया जाएगा। और एट लास्ट नेपोलियन के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से जो आपका जो लेसन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आज आपका फिनिश होता है। लेसन को एक बार ज़रूर फिर से रीड करें, ध्यान से बैठ के इम्पॉर्टेंट डेट्स को ध्यान रखें और उस समय कौन कौन से फिलोसफर्स सामने आए और किसने किसने एक इम्पॉर्टेंट रोल किया फ्रांस के क्रांति में। तो इस तरीके से ये जो भी पॉइंट्स निकल के आए आपने इसमें आप सेल्फ नोट्स भी बनवाए, मैं तो बनवाऊँगी, साथ में आप लोग यही हैबिट और अपने अंदर जो है ग्रो करिए कि अपने खुद के नोट्स बनाइए और जो इस लेसन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब द channel so that you can find the notification for the next video. Thank you. Have a nice day and take care.